नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको पंचकूला में मनाया जा रहा है विजय कारगिल दिवस। हमारी जो संस्था है पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ऑल इंडिया लेवल की संस्था है, उसमें ज़िला पंचकूला का मैं प्रधान। हम हर फौजी फंक्शन को बनाते हैं। कभी कभी हम परिवार मिलन करके भी इकट्ठे हो जाते हैं ताकि हमारा आपस में इंटरेक्शन बना रहे। और आज का जो मेन फंक्शन था वो शहीदों को याद करने के लिए था, उनको इज्जत देने के लिए था। जो भी हमने काम किया उन्हीं की याद में। मैं मेजर जनरल अनिल चौधरी हूँ और मेरा सौभाग्य रहा वही 70 ब्रिगेड कमांड करने का जिसने कारगिल के युद्ध में हिस्सा भी लिया था। मेरा मैसेज यही रहेगा, जो कारगिल की जीत हमने हासिल की थी, इतनी ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पे ट्रूप्स पार्ट एक्लेमेटाइजेशन करके आए, डिफरेंट टेरेन में आए और उन पहाड़ियों पे जहाँ पे रेशो दुश्मन को खदेड़ने के लिए 9:1 की आवश्यकता है, वहाँ पे हमने इतनी वीरता बहादुरी का परिचय दिया। आर्टिलरी का सहयोग रहा, एयरफोर्स ने सहयोग दिया, नेवी ने नीचे जाकर पाकिस्तान की बंदरगाह को घेरा, उनकी सप्लाई को कट किया। ये एक बहुत ही यूनिक ऑपरेशन था और शायद इसका पैरेलल विश्व के इतिहास में युद्ध क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। ये वीरता थी भारतीय सेना की जिसने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। आपका क्या मैसेज रहेगा युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज रहेगा कि जो आपके पूर्वजों ने, जो आपकी सेनाओं ने देश की रक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, विच इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसको बना के रखिएगा। अच्छे नागरिक बनिएगा, जहाँ भी हो अच्छे तरीके से काम करो जो कि देश के अच्छे नागरिक के लिए बनता है। थैंक यू। हाँ, मैं कर्नल चंद्र प्रकाश विज तकरीबन 37 साल फौज में सर्विस कर अभी रिटायर्ड हूँ और अभी भी जो है मास्टर गेम्स में हिस्सा ले रहा हूँ, गोल्फ भी खेलता हूँ और छोटा मोटा जो है वो ये जो है वेलफेयर भी करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी वाइफ जो है वो एक स्कूल चलाती है, उसमें मैं उनकी मदद करते रहता हूँ और साथ साथ जो है ये पूर्व सैनिक का जो संगठन है इसके साथ भी मैं मिला हुआ हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या मैसेज रहेगा आपका युवा पीढ़ी के लिए? विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज है कि घर में टीवी के सामने मोबाइल पे मत बैठें, बाहर निकलें, अपना फिज़िकली किसी भी गेम में एक्सरसाइज करें, हिस्सा लें। और कहते हैं ना कि जिसको बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, वो उसके लिए जो है वो अभी सोचें। 25 साल 30 साल के लड़कों को जो है हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों आ रहा है? स्टडी जॉब करके घर से निकलना नहीं चाहते, ग्राउंड में जाना नहीं चाहते। तो उनको फिज़िकली अपने सेहत के लिए अभी जो है मेरा यही संदेश है कि ख्याल रखना चाहिए, अभी से स्लिम ट्रिम और फिट रहना चाहिए ताकि वो देश के काम आ सके, ना कि देश के अपनी फैमिली के लिए काम आएंगे, अपने देश के लिए अपने आप काम आएंगे। अगर आप बीमार रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, आप जो है नेशनल लॉस कर रहे हैं। दवाइयाँ लगेंगी, डॉक्टर्स आएंगे, हॉस्पिटल में रहोगे, तो उसको बचाने के लिए अच्छा है कि आप खेलें कूदें, अपनी सेहत ठीक रखें और अपने आप को फिट रखें ताकि आप देश के लिए एक एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। सर, आज कारगिल है, कारगिल पे आपका क्या मैसेज रहेगा? कारगिल के मैसेज यही है कि ये कारगिल दिवस जो है ये एक नेशनल प्राइड है। देश को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए गर्व का दिन है। दूसरा ये है कि उन लोगों की कुर्बानियों को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, हमें रिमेंबर करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि कौन कौन लोग थे, कैसे उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। और तीसरा ये है कि ये कमिंग जनरेशन है, जब तक वो अपनी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो वो कैसे अच्छे शहरी बन सकेंगे। तो उनको जो है अपने पूर्वजों की, अपनी सेना की जो है हिस्ट्री जाननी चाहिए, उनकी उपलब्धियाँ जाननी चाहिए ताकि वो उनके नक्शे कदम पे चल सकें। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, अभी सिर्फ विराम लगाया है, मिट्टी में मिलाएंगे।
मिट्टी में मिलाएंगे, सिर्फ मौके का इंतजार है, तभी घर में घुस के मारा और कर दी आर पार है। मार खाकर चुप बैठे, मार खाकर चुप बैठे, पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं। मार खाकर चुप बैठे, पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं। हम समर्थ शक्तिशाली, हमने लेना किसी से ज्ञान नहीं। हम समर्थ शक्तिशाली, हमने लेना किसी से ज्ञान नहीं। सनातन की यही पद्धति, हम लेते किसी की जान नहीं। सनातन की यही पद्धति, हम लेते किसी की जान नहीं। पर यह फितरत हमारी, पर यह फितरत हमारी, हम छोड़ते किसी में अभिमान नहीं। पर यह फितरत हमारी, हम छोड़ते किसी में अभिमान नहीं। सिर पर माँ भारती का कर्ज, सिर पर माँ भारती का कर्ज चुकता करना उधार है, चुकता करना उधार है। यही गीता का सार है, खत्म नहीं सिंदूर ऑपरेशन, करना समस्त उपचार है। तभी घर में घुसकर मारा और कर दी आर पार है, कर दी आर पार है। जय हिंद, वंदे मातरम। बीच में बहुत लोग हैं, मैं तो 11 साल हो गए थे रिटायर हुए, औरों को भी हो गए होंगे। हमारे जनरल साहब जो हैं, हमारे टीम कैप्टन नेशनल के, जो हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने वो सारा एरिया जहाज़ों में घुमाया। ही वॉज इन विद एविएशन ऑल्सो। ही हैज़ कमांडेड परहैप्स ए ब्रिगेड देयर, ही हैज़ कमांडेड ए इन्फेंट्री ब्रिगेड, am I correct, sir? And he has commanded a sub area also as Major General. तो anything we miss, हम उनसे clarify करेंगे. Today we have got another youngster who will be giving the presentation. मैं सिर्फ उसको भी introduce कर देता हूँ. He is Colonel बल्ली तलवार. He is also had been an aviator. He put on red beret also, and he represented the country in Army National Games, World Army Games, as team captain. He has got the Indian insignia. So let us hear Balli Talwar giving us a talk on Operation Vijay. नाम कर्नल बल्ली तलवार है। उनको शायद माइक की ये प्रेजेंटेशन हम लोग हर साल देखते हैं, तकरीबन इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 26 साल हो गए इस ऑपरेशन को। मैं इस प्रेजेंटेशन को एक दूसरे तरीके से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मेरी समझ ये बोलती है, हर आदमी की अपनी समझ है, मेरी समझ क्या बोलती है, जो भी हम कोई विजय दिवस या कोई भी दिवस मनाते हैं, तो वो दिवस मनाने में ख़ास तौर से मिलिट्री ऑपरेशंस के जो दिवस हम लोग मनाते हैं, उसके 3 पहलू। पहला पहलू ये है कि हम जो है उन सबको जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने आप को देश के ऊपर निछावर कर दिया, हम उनको श्रद्धांजलि दें। दूसरा उसका जो पहलू है वो ये है कि हम उस ऑपरेशन की इनफॉर्मल यानी कि इनफॉर्मल तरीके से समीक्षा करें। कई बार क्या होता है, इनफॉर्मल समीक्षा से भी बहुत कुछ निकल के आता है। और तीसरा पहलू ये होता है कि हम उस विजय को जश्न की तरह मनाएं, क्योंकि हर फौजी आदमी जब वो हरी वर्दी पहनता है तो ये मान के चलता है कि उसने अपने आप को देश को सौंप दिया है। उसकी जीवन जो है वो आज चाहे कल वो देश पर न्यौछावर होगा। वर्दी पहनते ही सबसे पहले वो कफन अपने आप पर पहन लेता है। ये भी एक कहावत है कि जो तनख्वाह हम लेते हैं, इट इज द कंट्री इज पेइंग अस फॉर आवर ब्लड। जो तनख्वाह एक फौजी लेता है उसके खून की कीमत है जो देश चुकाता है। इसके साथ ही मैं शुरू करता हूँ। मेरी एक और सोच है कि हम लोग जब भी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस की बात करते हैं, जो कारगिल क्यों हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कारगिल होने के पीछे सबसे, कारगिल या कोई भी हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हुई हैं, उसके पीछे एक बहुत ही
सोची समझी हुई ब्रिटिशर्स की एक साजिश थी, जिसके अंतर्गत ये हुआ। क्यों हुआ? एक तो उन्होंने विभाजन किया, विभाजन इस तरीके से किया कि दोनों तरफ कोई ना कोई रह गया, उनके मन में भी मलाल रह गया, हमारे मन में भी मलाल रह गया। हम ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर नदियां हम अपर रिपेरियंस हैं, मतलब कोई भी नदी अगर दो मुल्कों से गुजरती है, जो ऊपर होता है जिसके यहाँ से नदी पहले चलती है उसको अपर रिपेरियंट बोलते हैं, जिसके यहाँ नीचे जाती है उसको लोअर रिपेरियंट। तो वो जो अपर रिपेरियंस थे तो जितने हेडवर्क्स थे वो हमारे पास थे। तो जब हमने हेडवर्क्स बंद कर दिए दोनों हुसैनी वाला, और क्योंकि रावी के ऊपर दो हेडवर्क्स थे, जो हमने माधोपुर और ये सतलुज के ऊपर हुसैनी वाला हमने दोनों बंद करने से क्या हुआ, उस टाइम तक इतनी बाकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि 10 नहरों का 10 मोटी 12 नहरों बन चुकी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जिनके ऊपर बहुत सारी खेती निर्भर थी। इन 12 में से 9 नहरें ऐसी थी जो पाकिस्तान में, उन नहरों के साथ पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जमीन है, करीबन 40 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिनको इन नहरों ने आबाद की। एकड़ फीट पानी माना गया जब इंटरसॉकेट की राइट हुई, उसमें से हमको मिला। एक और कारण है जो ज़्यादातर लोग फौजी हैं इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, हमको भी पता होना चाहिए, जो चित्राल का सुल्तान था, जो स्कार्दू का एरिया है वो चित्राल में, चित्राल का सुल्तान जो है वो सामंत था किसका? राजा जम्मू का। 48 में सबसे पहले, इससे पहले कि राजा जो है राजा हरि सिंह साइन करते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हिंदुस्तान को ज्वाइन करते, पाकिस्तान में गिलगित स्काउट्स की मदद से गिलगित स्काउट में जितने हिंदू थे उनको मार दिया गया, और डोगरा स्काउट्स के अंदर जितने मुसलमान थे वो सब जो है आगे हो गए और वो जाके गिलगित स्काउट्स में मिल गए, और हमको स्कार्दू और चित्राल जो है वो जम्मू से अलग हो गए। तो महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले, हिंदुस्तान को ज्वाइन करने से पहले ही चित्राल को एनेक्स कर लिया गया। और इस रीजन की अहमियत क्या है? इस रीजन की अहमियत ये है कि इसमें से एक तो इंडस गुजरती है, और दूसरा इस रीजन से पाकिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। दो हिस्से हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जिनको हम इग्नोर करते हैं। हम कश्मीर की बात करते हैं, हम चित्राल को भूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं मीर कुरियस को। ये दो ऐसे तबके हैं जो पाकिस्तान की खिलाफत इंटरनेशनली करते हैं। और मीर कुरियस को देखो, चाहे वो कनाडा में बैठा हुआ, चाहे यूके में बैठा हुआ, वो इनके खिलाफ रहेगा। अब चित्राल के भी लोगों को देखो, चित्राल की रानी एक्साइल में थी, अभी उन्होंने किसी और को बैठा दिया है। चित्राल की रानी एक्साइल में रही पूरे टाइम, क्योंकि चित्राल इज नॉट कीन टू कंटिन्यू विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हमारे ऊपर एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? जिस भी एरिया में उनके लोग उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म एक है, इस्लाम के अंदर ब्रदरहुड कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स सेकंड। तो वो क्या होते हैं, इस्लाम का हवाला देके उस जगह की डेमोग्राफी को चेंज करते हैं, वो वहाँ पे अपने आदमी घुसाते हैं। और ये एक और चीज़ हमने क्या देखी है, इसमें भी बोला गया कि जी देवर नॉन स्टेट एक्टर्स। पाकिस्तान के केस में जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई इंसर्जेंसी होती है, कोई कुछ होता है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं, वो क्या है, उन्हीं के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ही बंदे होते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करते हैं। सतीश कुमार एंड तीनों एनडीए में ऊपर नीचे थे, जिनमें सबसे सीनियर मेरे ख्याल एडमिरल सतीश और इसलिए he was heading the CDS those days. It's a story of betrayal rather than victory. Why betrayal? Because there were Lahore talks going on.
अभी वाजपेयी जी नवाज शरीफ के साथ लाहौर टॉक्स करके लौटे ही थे। उसके साथ ही ये हो गया साइड दिस ऑपरेशन वाज इफेक्टिव। और पराक्रम हिल्स में एक बहुत बड़ा अंतर है। हिमालय में और पराक्रम हिल्स में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है? हिमालय के अंदर ग्रीनरी है, पराक्रम हिल्स में ग्रीनरी नहीं है, हरियाली नहीं है, झाड़ी कहीं एक आधी हो गई। वो पराक्रम हिल्स का ज्यादातर हिस्सा तिब्बतन प्लेटो का हिस्सा है, और जो हिमालय का ज्यादातर हिस्सा है वो एशियन प्लेट, वो इंडियन प्लेट का हिस्सा है। और इंडियन प्लेट जो है वो टेथिस सी से खड़े होकर बनी है, तो हमारी तरफ के पहाड़ जो है इनमें मिट्टी रेत ये सब है। हिमालय से जैसे ही पराक्रम को जाते हैं खड़ी पहाड़ियाँ, पुरानी पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर पूरा रेत मिट्टी बह गई है और खड़े खड़े चट्टाने हो, जिनके अंदर अटैक ऑपरेशंस करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस जीत को 71 की जीत से ज्यादा क्यों माना जाता है? क्योंकि एक हाथ में लड़ी गई है। हमें बोला गया आप एलसी नहीं क्रॉस करेंगे, इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था, आपके जहाज एलसी के पार नहीं जा सकते थे, इतना ज्यादा प्रेशर। आपने अपने इलाके में रहते हुए उनके ऊपर, क्योंकि 71 के युद्ध में हम क्या कर सकते थे? किसी भी सकते थे। कारण क्या था कि हमको एलसी क्रॉस करने का I would say the biggest credit वहाँ ली गई। 18 रेजिमेंट से ऑलमोस्ट लाइट से लेकर और हेवी से लेकर और बोफर्स, हॉवित्जर्स, मॉर्टर सब मिला के ऑलमोस्ट 300 पीसेस, जिसमें से ही एक्चुअल में इस वॉर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल जो निभाया बोफर्स ने, क्योंकि बोफर्स के अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या है? बोफर्स माने जाते हैं इस ऑपरेशन के सबसे बड़े हीरोज। हालांकि हर वो व्यक्ति जिसने इसमें हिस्सा लिया, चाहे वो लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व था, चाहे वो नर्सिंग में इन्वॉल्व था, वो हर आदमी हीरो है इस लड़ाई का। परंतु जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने आप को, अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य किया, वो थे कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड then Nayak Yogen Singh, who's retired, I think, honorary captain. ये तीन लोग जो है they stood out. टोटल रात के टाइम माइनस रहता है, और मई जुलाई अगस्त ही सबसे, जुलाई अगस्त में जाके वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, नहीं तो रात का टेम्परेचर 11 से 15 डिग्री। और अगर आप ऊपर चले जाएंगे कारगिल के आसपास, द्रास के आसपास, तो देखता है तो द्रास सबसे ज्यादा ठंडा इलाका था, दुनिया का सबसे ठंडा इलाका था। -34 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। तो -11 से -18 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारे ट्रूप्स ने ऑपरेट किया। हमारे एक लॉन्ड्रन डिप को जब वहाँ लाया गया तो वहाँ नागा 18 ग्रेनेडियर्स, 30 जैगराइट, 8 ये पलटनों को जब इंडक्ट किया गया, इन पलटनों को एल्टीट्यूड के लिए नहीं इक्विप थे, इनका इक्विपमेंट बाद में आया। एयरफोर्स का भी इसमें योगदान है, एयरफोर्स ने बहुत सीओस का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने उनको ढूंढा या उनको आइडेंटिफाई किया और उनको यूटिलाइज किया। ऑफिसर्स का एक्टिव रोल, 4 में से 2 पीवीसीज जो है वो ऑफिसर्स है। नेक्स्ट पीछे वाला स्लाइड, पीछे होगा और पीछे, इसमें भी आप देखेंगे, आप देख सकते हैं, आप ये पाएंगे कि हमारे ऑफिसर्स दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे होते हैं। अगर पहली गोली लगेगी तो हमारे यहाँ कमांडर को लगेगी, हमारे ऑफिसर को लगेगी। इसी कारणवश वो भी नेक्स्ट में, क्योंकि वी आर फ्रॉम द सेम स्टॉक, दे आर मोस्टली कन्वर्टेड, वही राजपूत हैं, वही जाट्स हैं, वही अहीर है। सिर्फ फर्क कहाँ आ गया? फर्क यहाँ आ गया, दे आर ऑन द लाइन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके ऑफिसर्स have become नवाब्स। Gathered today to celebrate the occasion of Kargil
Vijay Divas in honor of our great national heroes. So, in continuation to the progress of events of the day, it's time for a bit of masti. Ladies and gentlemen, please join in as this song is loved by every generation. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हो राघव तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल 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 हारी मंगल, चरण की धूल मेरे चरण की धूल मेरे बजाओ ढोल स्वागत में रामा की स्वाद में। He's champion of champions. He's come on stage third. Honored at state level, honored at national level, and then he went in for the World Masters game in Taiwan, in the Republic of China. Taiwan, और वहां से देश के लिए सोने का मेडल लिया। दिखाएंगे साहब, बिल्कुल दिखाएंगे, जज्बे के साथ दिखाएंगे, बल्ले के साथ दिखाएंगे। सोने का मेडल लिया। 25,000 athletes from all over the world participated at that place. Masters, World Masters game in various age groups. और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 साल पहले भी वहां से ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे और तभी शायद तो दिमाग में सोच लिया था कि अपने देश के लिए गोल्ड लूंगा। मिर्जा साहब गोल्ड ले गया 2025। साहब इस उम्र में कमाल कर, लेकिन सारा क्रेडिट इन्हीं को नहीं जाता, बहुत सारा क्रेडिट कहीं और भी जाता है। सर ये इन्हीं का हक है। मैंने तो कहा कि पूरा क्रेडिट इनको नहीं जाता है। Here you are, sir. एक फोटो हमारे साथ, एक मिनट बस 4 मिनट आइए मैम। पुल बांध दिए कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता। अरे सर क्या बात है, यू डिजर्व मच मोर। अभी ऐसे है कि हम सब लोग कहते हैं कि बचपन में मैं ये खेलता था, वो खेलता था। मैं गलत नहीं हूँगा कि हम जब माता की कोख में होते हैं, वॉम में होते हैं, तब से हम खेलना शुरू कर देते हैं। सुना होगा जब भी 7वीं 8वीं में लेडी होती है, कहती है कि किक मार रहा है उससे, तो किक जो है हम अंदर से मारना शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही हम खेलना शुरू कर देते हैं। आगे जो है वो किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो कंटिन्यू करे, या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर सकता, और किसी को जो है शौक़ भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। जैसे कि मैं फ़ौज में आ गया, फ़ौज में गेम्स का बहुत महत्व है। जब लड़ाई नहीं होती तो हम समझते कि हमारे लिए सब कुछ ही गेम्स है, और ऐसा होता था कि फ़ौज में अभी भी थोड़ा सा कम हो गया है। पहले ये होता था कोई भी गेम होगी तो उसमें अफसर पार्टिसिपेट करेगा, बिना अफसर के नहीं। बास्केटबॉल हो रहा तो 5वां अफसर हो, 5वां प्लेयर अफसर ही होगा, 4 दूसरे हो। तो ऐसे करके मुझे मौका मिलता रहा। स्टेज ऐसी आ गई
कि रूल्स बता दो गेम के, बाकी मैं खेल दूँ। तो मैं वो हरफट मौला बन गया हर एक गेम का। सिख पलटन में मेरी कमीशन हुई तो मैं आरटी में हॉकी खेलना शुरू किया और 82-83 में मैंने सर्विसेज के लिए हॉकी खेला। जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो अभी तो हॉकी के साथ तो 10-11 बंदे और चाहिए, ग्राउंड चाहिए और खेलने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर मैंने एथलेटिक्स में जो है वो मास्टर एथलेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैवलिन थ्रो सर, दिस वाज इन जैवलिन थ्रो। जैसे मैंने बताया कि वो अफसर को खेलना पड़ता था, तो ऐसी स्टेज आ गई, हमारे ब्रिगेड कमांडर्स की बेट लग गई कि जो ब्रिगेड हारेगी वो यहाँ से लेकर अपनी परमानेंट लोकेशन में पैदल जाएगी। ये ब्रिगेड कमांडर्स की डिव चैंपियनशिप में एक शर्त लग गई। तो उसमें मैं ना तो डिव का नाम लूँगा ना वो ब्रिगेड का लूँगा, मगर जब वो हार गए तो जो अभी तैयारियाँ कर रहे थे पैदल चलने की, तो हमारे ब्रिगेड ने बोल दिया कि नहीं गाड़ियों में जाओ, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये अहमियत होती थी गेम्स की आर्मी की। तो मेरे को डिकैथलन करनी पड़ी, पलटन को या ब्रिगेड को जिताने के लिए डिकैथलन करनी पड़ी, जिसमें 10 इवेंट होते हैं, 3 थ्रोज, 3 रनिंग, 3 जंप्स और एक मिडिल 1500 की जो रन होती है। सेकंड आ गया डिव में, थर्ड आ गया जाके कमांड में। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ भी कर सकता हूँ। मीन्स दैट के मास्टर एथलेटिक्स में मैंने 99 में हिस्सा लेना शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने 3 मेन इवेंट्स जो रखे वो 100, 400 एंड जैवलिन। अभी घुटनों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, स्प्रिंट एकदम लगती नहीं है, तो अभी मैं जो है वो जैवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट में जो है हिस्सा ले रहा हूँ। शॉर्ट पुट में मेरे को इस बार मौका नहीं मिला क्योंकि एंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो तकरीबन 1.5 साल पहले जा चुकी थी, और क्योंकि मेरा जैवलिन प्रैक्टिस इवेंट था तो उसके लिए जिसने भी नाम भेजना था भेज दिया। और रिज़ल्ट ये है कि जैसे इन्होंने बताया 13 साल पहले मैं उसी ग्राउंड से, उसी कंट्री से एशियन गेम्स के अंदर ब्रोंज लेकर आया था, और अभी वर्ल्ड मास्टर्स में जैवलिन में बहुत बढ़िया गोल्ड मिला। और वो भी एक रिकॉर्ड हो गया। मुझे कभी पता नहीं, मैंने तो एक बार छोड़ दिया था आफ्टर कोविड कि मैं कुछ नहीं कर सकता। रुद्र जी मैंने भी कुछ बोलना है इसके, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रीज़न ये था कि जो मेरी परफॉर्मेंस कोविड से पहले की थी, जो कोविड के बाद में परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई वो 60% थी। अगर मैं जैवलिन उस समय 40 मीटर दौड़ फेंकता था तो मेरा 25 मीटर पे आ गया। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने जो है अभी ताउर जिला स्टेडियम में 6 महीने लगातार मेहनत करी। आप लोग की गुड विशेस रही, आशीर्वाद रहा, क्या बात है। और बिट ऑफ लक। रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। थैंक यू सो मच। एंड नाउ यू हैव entrusted another responsibility to me, that is for me to continue. Otherwise I have planned कि अभी वर्ल्ड कप के वर्ल्ड गोल्ड मेडल के ऊपर कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। मगर आपने इतना हौसला अभी मेरा बढ़ा दिया है, इतना हौसला अफजाई की है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। जिंदाबाद। थैंक यू। बिल्कुल सर। हमारी जो संस्था है यहाँ की, हमारी इकाई 4-5 आदमियों के सिर पे चल रही है। ये स्टेज संभालने में एक्सपर्ट हैं। ये जो रनर है हमारे, इज ए साइलेंट वर्कर, ही डज ऑल दैट वर्क विच नो वन एल्स कैन डू। सारा बाहर का अरेंजमेंट ये करते हैं। वो बैठे हुए हैं हमारे फिनांस मिनिस्टर, वो फिनांस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और हमारी मातृशक्ति बैठी है इन्हीं की मेन साहब, उन्होंने स्कूल चला रखा है हमारा, जिसके बच्चे अभी आपको परफॉर्मेंस देंगे, देना ना टाइम है। तो कहने का मतलब ये, और सेठी साहब को मैं बिल्कुल नहीं बुला सकता क्योंकि सेठी साहब के यहाँ मेरे साथ कम संपर्क होने की वजह से मैं फिनांस हैज गॉन टू ड्रेन। मैं पैसे बहुत खर्च कर देता हूँ, लेकिन
सेठी साहब से मैंने आज सुबह भी बोला कि आप मेरे से संपर्क मत छोड़ो, इट्स अ वेरी गुड प्लान। He used to organize these functions much better than us. कहाँ से जाके आर्टिस्ट पकड़ के लाते थे? No, I mean it. I mean it. तो अभी इन्होंने मेरा साथ छोड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं सबसे अपील करने वाला हूँ। देखिए, आप रोज मंदिरों में जाके भजन कीर्तन करते हो, प्रभु हमें ये दे दे वो दे दे। अरे 2 चीजें मांगो सिर्फ, कि अच्छी सेहत दे दे और मुझे दूसरों की सेवा करने का मौका दे दे, जरूरतमंद को पैसे दे सकूं मैं। आप धर्म मत के काम करो, कल्याण के काम करो। कल्याण लिखा ना हमारे संस्था में, कल्याण के काम करोगे तो आपका खाता उसके अकाउंट में खुल जाएगा। तो इसलिए आज कल्याण के काम में थोड़ा खाता खोलो। सॉरी पर सिंह जी, वह तो डाइग्रेस हो गया। अभी हमारे बीच में, मुझे पता है आपको जल्दी है, 2 शायर भी हैं, उनको भी अगर आप समय दे दें थोड़ा सा, क्योंकि उनको स्पेशली मैं कल बुला के लाया हूँ। बिल्कुल बच्चों का करवा लें। हिंद की धरती पे जो खून शहीदों का गिरा है, हिंद की धरती पे जो मिट न पाएंगे निशानियों सरजमी कश्मीर से, मिट न पाएंगे निशान सरजमी कश्मीर से। सबसे पहले माँ भारती को शत नमन, और मेरे समक्ष बैठे हुए माँ भारती के पुजारियों को आत्मा की गहराई से प्रणाम। अमन को बरकरार रखने के लिए अगर जंग लाजिम है तो जंग ही से। आज कारगिल के शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि ये जंग दोबारा नहीं होगी, नहीं सोच सकते, क्योंकि हर बार बुरी तरह से पिटने के बाद भी वहाँ के रहबर अपनी रियाया को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जीत हमारी हुई है, और फिर 5, 7, 10 साल बाद फिर आते हैं पिटने के लिए। कुछ होशियार हैं जो आत्मा के से निकले और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। जो हर हिंदी शहीदों के लिए दिया जलाएगा, जो हर हिंदी शहीदों के लिए दिया जलाएगा, है दुनिया जब तक कायम तिरंगा लहराएगा, है दुनिया जब तक कायम तिरंगा लहराएगा। वो रखवाली को माँ की जिसकी सांसें थम गई होंगी, वो रखवाली को माँ की जिसकी सांसें थम गई होंगी, दिए को देखकर जलता जहां हो मुस्कुराएगा, दिए को देखकर जलता जहां हो मुस्कुराएगा। शहादत दे के जांबाजी को रोशन कर दिया तुमने, शहादत दे के जांबाजी को रोशन कर दिया तुमने, क़यामत तक न भूलेगी तेरी कुर्बानी भारत माँ, क़यामत तक न भूलेगी तेरी कुर्बानी भारत माँ। भुला ना पाएंगे बलिदान तेरा हम क़यामत तक, भुला ना पाएंगे बलिदान तेरा हम क़यामत तक, तेरे बलिदान के आगे तो नतमस्तक है भारत माँ, तेरे बलिदान के आगे तो नतमस्तक है भारत माँ। सदा से ही तेरे बेटे तो माँ खुददार होते हैं, सदा से ही तेरे बेटे तो माँ खुददार होते हैं, अगर छेड़े उन्हें कोई तो वो खूंखार होते हैं, अगर छेड़े उन्हें कोई तो वो खूंखार होते हैं। तिरंगा करे का करे अपमान, तिरंगे का करे अपमान, ना है ये कबूल उनको,
मिटाने उसका वो नामो निशान तैयार है। कभी हमने बाहर निकलते हैं सुबह जैसे सैर के लिए निकलते हैं तो मैं देखता हूँ कई बच्चे पार्कों में 5-7 बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं और हमारा जो अनुभव है एक अनुशासित अनुभव है और हर क्षेत्र में है। हम लोग हर क्षेत्र में उनको मैंने शिक्षा थोड़ी बहुत दे सकते हैं। तो जब कभी भी हम निकले हैं मेरा ये अहम रहता है, मैं कर जाता हूँ उनके साथ, बच्चों के साथ कर जाता हूँ और मैं पूछता हूँ तो बेटा ये क्या करे, वो ज़्यादातर उसमें लगे रहते हैं। ये जो मोबाइल है इनमें लगे रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कोई वीडियो है फलाना ये। बेटा तुम्हारे माँ बाप क्या कहते जो तुम इसमें लेबर का काम करते, बेटा वो लेबर का काम करते हैं, कुछ तो तुम उनको पढ़ाते हैं कि नहीं? कहते हाँ नहीं, कभी बोल देते हैं कि हाँ जाओ स्कूल में जाते, कहीं स्कूल में ही नहीं जाते, लेकिन उन दूसरों से सीख लेते हैं ये जो चीज़ उसी पे कर जाते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, यानी ऐसी शिक्षा देते रहो उनको ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो कुछ हमारे से फायदा उठाए। यही मैं कहना चाह रहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जितने भी सैनिक हैं अनुभवी हैं हम लोग फील्ड में, तो कुछ ना कुछ शिक्षा हम देते रहे तो अच्छी बात है। ये ठीक है जो हुई है मैंने परमात्मा को प्यारी हुई है, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, अदरवाइज बहुत ही एक्टिव थी, लेकिन सारा काम अभी उन्होंने संभाला हुआ डिसिप्लिन और एक छोटा सा स्कूल उन्होंने चलाया हुआ वो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, उसके बच्चे हैं, कितना अच्छा लगता है। कारगिल के शहीदान वतन सेनानियों को मेरा छत छत प्रणाम। ये फखरे हरियाणा है, इनको फखरे हरियाणा का प्राइज मिला हो, इनके लिए तालियां मार लो। जो आप सब लोग इकट्ठे होकर बनाते हैं उनकी याद में हेलो शहीदान वतन को जब याद करते हैं हमारे अंदर इतनी बड़ी एनर्जी पैदा होती सारी नेशन के अंदर कि हम किसी भी दूसरे ऐसे इवेंट में जब हमें मौका मिलेगा तो इससे बढ़कर कुर्बानी देंगे। नेशन के 3 बड़े इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, सेना, अवाम और लीडर नेता। ये तीनों जंग केवल कोई पार्टी नहीं रही थी, सब लोग एक नेशन के लिए समर्पित होते हैं। और मैं समझता हूँ जो आज हम आए हैं यहाँ हमें सुन के बहुत खुशी मिलती है। कवि सम्मेलन में पढ़ने का इतना से भी ज़्यादा हम चाहेंगे कि इस दिन कोई एक सेनानी के जीवन की अच्छी कहानी जो यहाँ बैठे हैं इनके वक्त में गुजरी हो, 1-2 ऐसी भी सुनाए ताकि वो भी जिंदा दिली का सबूत हो। अब मैं 2-4 शेर इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनको सैल्यूट करूँ और आप लोगों को भी आप ना कभी टीचर रिटायर होता है, ना कभी एडवोकेट रिटायर होता है और ना सेनानी। ये तीनों जो है आखिरी दम तक जो है हमेशा कौम की खिदमत में लगे रहते हैं, इसलिए मेरा इन तीनों को सलाम। आइए 1-2 शेर आपको इसे सुनाते हैं कि एंटरटेनमेंट कम और पर्पस सर्विस ज़्यादा हो। ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जब नहीं थी और आज है, शेर सुनिएगा। जहाँ प्यार के गीत गाते थे मिलकर, जहाँ प्यार के गीत गाते थे मिलकर, वहाँ आजकल शोले बम बोलते हैं। वहाँ आजकल शोले बम बोलते हैं। और वतन के लिए हम जिएंगे मरेंगे, वतन के लिए हम जिएंगे मरेंगे, शहीदों के नक्शे कदम बोलते हैं। शहीदों के नक्शे कदम बोलते हैं। और एक शेर और सुनिएगा
कि आखिरी दम तक लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा फूल जो पतझड़ से दोस्त, वो यकीनन लूट कर दादे चमन ले जाएगा। और एक आखिरी दम तक युद्ध में, आखिरी दम तक लड़ेगा युद्ध में सैनिक जो दोस्त, वो यकीनन लूट कर दादे वतन ले जाएगा। आज हम कोई उन पर रियायत नहीं कर रहे या उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, अरे हम उनकी बदौलत जहाँ जी रहे हैं, हम जितना भी कर उनका अदा करें, हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते शहीदों के। इसी शहीद ने हमारी सदा के लिए, हमारे लिए जो है याद रखने की बात है। अब मैं एक आपको छोटी सी रचना सुना रहा हूँ, सारी थोड़ी। ये पंजाबी में भी शायरी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, और अंग्रेजी में भी डायरेक्ट किया इन्होंने। वो लड़की किताब लिख रही है रिमप्रीत कौर, इंग्लिश की पोएम्स लिख रही है, इन्होंने उसमें करेक्शंस करी। ये अमेरिका जाके भी वहाँ शायरी करके आते हैं, और यहाँ जब भी कोई नया गवर्नर आता है, हाई कोर्ट के जज भी, सर्विंग हाई कोर्ट जज मैंने कभी नहीं देखा मुशायरे में आता, इनके मुशायरे में आया। मैं रिसेप्शन कमेटी में, मैं इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जितने गवर्नर आए हैं, इनके थ्रू मैं उनसे मिला। हाई कोर्ट के जज नागिर साहब थे, सर्विंग जज, इनके मुशायरे में, इनके लिए जरूरत आ गई। नागिर साहब जो है, नागिर साहब शायद भी है, इन्होंने अपना प्राइवेट ओल्ड एज होम चलाया 50 साल के बाद देहरादून। जनाब आप भी आ जाते। इनके लिए तालियां। और पाकिस्तानी रेगुलर सोल्जर्स की है, उसी का मैंने एक किस्सा बताया था। वो किस्सा भी मैं कल बल्ली तलवार ने जो एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिसर्स लेड आर्मी है। पाकिस्तान के जवान बोलते हैं हमें हिंदुस्तान के अफसर दे दो, हम आपका बताएंगे हमारे में क्या है। वो ऑफिसर लेड आर्मी के कुछ प्रूफ मैं आपको देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को मिला के वर्ल्ड ओवर ऑफिसर टू मैन रेशियो ऑफ कैजुअल्टी इज 1:20, 1:22, क्योंकि एक प्लाटून 35 आदमी की प्लाटून में एक ऑफिसर होता है। तो अगर रेशियो आप देखते हो, एक प्लाटून में एक ऑफिसर 35 जवान, तो प्रोपोर्शनेट भी लगाओ 1:35 शहीद होने की रेशो होनी चाहिए, कैजुअल्टी रेशो होनी चाहिए। हिंदुस्तान आर्मी में 1:9.8 रेशो। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शहादत, सबसे ज़्यादा जो फ्रंट से लीड करके ऑफिसर जाते हैं वो इंडियन आर्मी के हैं, और प्रोपोर्शनेटली वो उनकी जो आप रेशो देखते हो, इसका मैं उदाहरण भी देता हूं ये रेशो क्यों है। उदाहरण है ये विश्वास। कल साहब ने बहुत अच्छी तरह उसको कवर किया। उसका उदाहरण है विश्वास, लीडर का अपने ट्रूप्स में और ट्रूप्स का अपने लीडर में। ये उस टाइम में लद्दाख स्काउट नहीं थी, इंडस विंग करके विंग्स होते थे जो आजकल लद्दाख स्काउट बटालियन है। तो उनका एक विंग तुर्तुक सेक्टर में ही उनको भेजा गया, चेक करके आओ कि फलाना फलाना पहाड़ी के ऊपर दुश्मन कितनी तादाद में है, रेगुलर है या मुजाहिद है, घुसपैठिए हैं, क्या है। उस समय तक लड़ाई नहीं लगी थी, ना किसी को पता था वो रेगुलर ट्रूप हैं। एक जेसीओ 10 जवान का पेट्रोल वहां पे गया। पेट्रोल जब बिल्कुल ऊपर नजदीक था, पहाड़ी के नजदीक, तो कारगर फायर उनके ऊपर आया, सब के सब शहीद हो गए, उनके जेसीओ साहब भी शहीद हो गए, एक जवान बचा।
पर जेसीओ साहब ने शहीद होने से पहले अपने रेडियो सेट में बता दिया कि ये हमारी लोकेशन है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ पे बंकर बने हुए हैं, प्रॉपर डिफेंस बने हुए हैं, रेगुलर लगते हैं, फायर लाओ। वो कहते हैं, आप कहते हैं हम सबके गोली लग गई, हम आपके फायर का हमारे पे कोई फर्क नहीं, हमारे ऊपर फायर लाओ। तो आरटी फायर आया। आरटी फायर आने से पहले पाकिस्तानी आए, उन्होंने जो हिंदुस्तान के अपने लद्दाख स्काउट के जो सैनिक थे उन पे गोली लगाई, यकीन करने के लिए कि वो मर गए हैं। इसके भी एक गोली लगी पैर में, पर ये हिला नहीं। उसके बाद आरटी फायर आ गया, पाकिस्तानी बंकर में चले गए। तो ये जब वापस आया, अपने साथ 3 दिन 3 रात सिर्फ बर्फ खा के, एक पैर में गोली लगते हुए भी अपना जो पेट्रोल लीडर था जेसीओ साहब, उसको लेके आया। तो नीचे आने पे इसको पूछा कि भाई आपके पैर में गोली लगी हुई है, खून बह चुका है, चल आप सकते नहीं, घिसट घिसट के आए हो, खाने का कुछ नहीं आपके पास, पानी पिया। साथ में जब आपको पता है कि ये तो गुजर चुके हैं आपके जेसीओ साहब, इनको क्यों लाए? तो उनका जवाब बड़ा सिंपल था। जो आस्था है, हिंदुस्तान आर्मी की आस्था है, हिंदुस्तान आर्मी का ये यकीन भी है। वो कहता अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा लीडर मुझे वहां नहीं छोड़ता। कितनी बड़ी बात है। यही विश्वास है कि हमारी रेशो 1:30 नहीं है ऑफिसर टू मैन कैजुअल्टी की, 1:10 है। 30 में 3 शहीद होते हैं हमारे ऑफिसर्स। तभी जाके ये विश्वास है कि हमारा लीडर अगर हमें कुछ हो गया हमें लेके आएगा। और लीडर को भी विश्वास है, जब मैं नारा दूंगा मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मेरा जवान मेरे साथ आएगा। यही है हमारी जीत का कारण। साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको कवर किया। दूसरी बात भी साहब ने बहुत अच्छी बताई, इन्होंने ऑल्टीट्यूड भी दिए, हर जगह बताई, और इन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए कि हमारे ट्रूप्स ने एक्लेमेटाइजेशन भी नहीं कर पाए थे कई। अभी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से है, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो, ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी ब्रीदिंग प्लेन से जाते हो डिफरेंट है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लोग समझते हैं ना कि चलो मैं 6 महीने हाई ऑल्टीट्यूड में रहा, एक दिन नीचे आए, थोड़ा सा कुछ काम किया, वापस चले गए, तो अभी मेरे में क्या होगा? 4 घंटे में, 6 घंटे में बहुत फर्क पड़ता है। एक चीफ ऑफ स्टाफ थे मेजर जनरल साहब 3 दिन में, वो नीचे आए सुबह फ्लाइट से, चंडीगढ़ में कुछ काम था किया, और 12 बजे फ्लाइट से वो वापस चले गए। उन्होंने कहा मैं तो 5-6 घंटे 4 घंटे ही लगा के आया हूँ नीचे, मेरे क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 महीने से 6 महीने से इधर हूँ, मैं तो एक्लेमेटाइज्ड हूँ। गोल्फ कोर्स में चले गए। नीचे से जब आप आते हो, प्लेन की रेजिडुअल ऑक्सीजन होती है आपके पास, बची हुई ऑक्सीजन प्लेन की, वो आपको शुरू में जाते ही किसी का कुछ नहीं होता, वहाँ पे बंदे को लगता है मैं तो ठीक हूँ। आके वो गोल्फ खेलने लग गए कि मैं तो 4 घंटे ही रह के आया हूँ, इतने महीनों से एक्लेमेटाइज्ड हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं कोलैप्स हो गए। शुक्र है नज़दीक हॉस्पिटल था, इमीडिएट उनको ट्रीटमेंट मिली, वो ठीक हो गए। तो जो साहब ने बताया कि एक्लेमेटाइज नहीं थे और ट्रूप्स ऊपर गए, मैं आपको एक यकीन से बता सकता हूँ, ये काम सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी कर सकती है दुनिया में। ये वेलनिट आर्मी है, सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी कर सकती है। आप पढ़ते होंगे यूक्रेन रशिया में लोग क्या कर रहे हैं, देश छोड़ के चले गए। यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, देश छोड़ के चले गए हैं। या इजराइल करता है या हिंदुस्तान करता है। हमारा जाके बंदा वहां पे कोई तकलीफ नहीं बताता अपनी, वो देखता है कि मुद्दा कैसे हासिल करूं मैं। तकलीफ अपनी जगह है, प्राइमरी मुद्दा है, एम है। एक्लेमेटाइजेशन इज ऑल्सो ए स्टेट ऑफ माइंड। जब आपका स्टेट ऑफ माइंड में कोई और पर्पस है तो एक्लेमेटाइजेशन सेकंड स्टेज ले लेता है।
शरीर इतना ताकतवर है कि दिमाग शरीर की ऑक्सीजन ABCD काफ़ी चीज़ों को कवर करता है, तभी तो संभव है। वरना जहाँ पे हम लिखते हैं 9000 पे 4 डेज, सेकंड स्टेज में फिर 4 डेज, थर्ड स्टेज में फिर 4 डेज, वो तो प्लेन से आके थर्ड स्टेज में लड़के आके वापस, और जो वहाँ पे बैठे थे इतने दिनों से उनको बर्बाद करके आए। ऑड्स उनके खिलाफ 15,000, 16,000, 17,000 फीट पे खड़ी चढ़ाई पे आप चल के जाते हो। एक कैप्टन साहब का व्याख्यान पढ़ रहा था मैं, नागालैंड के कैप्टन साहब थे वो। 3 बार उन्होंने ट्राई किया अपनी प्लाटून के साथ ऊपर चढ़ने का, नहीं चढ़ पाए। 16,500 फीट पे उन्होंने जूते निकाले, सॉक्स निकाली, नंगे पैर फिर वो खुद लीड करके चढ़े, शहीद हो गए वो। लेकिन ऐसी मिसाल कि जो लीडर फिजिकली या लीडरशिप में खुद बिल्कुल आगे बढ़ के देता है, वो हिंदुस्तान आर्मी है, और वही जीत का कारण है। और ये हिंदुस्तान आर्मी और ये ऐसे लीडर पैदा कब होते हैं? जब हर हिंदुस्तान का नागरिक उनमें प्राइड फील करता है, उनको सम्मान देता है, बोलता है यही रक्षक है हमारे देश के। वो भावना भी हमने एंश्योर करना है, हमारे और हमारे सिविल के जो भी साथी हैं उनको इस भावना के बारे में बताना है कि हमारी शक्ति क्या है। मैं जब देश के लिए लड़ता हूं तो मेरे पीछे क्या दिखता है? मुझे मेरे देशवासी दिखते हैं। इसी विषय में मैंने 3-4 जो घटनाएं हुई हैं, कर्नल भाट साहब की भी जो घटना हुई है, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में भी मैं ये आर्मी की हायरार्की को मैंने सबको लिखा है, चीफ साहब को भी लिखा है, यहाँ भी बताया मैंने कि ये वन ऑफ एग्जाम्पल मत लो, इसको वन ऑफ एग्जाम्पल मत लो कि ये हो गया, किसी के साथ हो, ऑफिसर, JCO, जवान, उनके परिवार, उनके बच्चे, किसी के साथ भी हो, उसकी गंभीरता को समझते हुए न्याय दीजिए आप। हम कोई आउट ऑफ टर्न नहीं मांगते हैं उनसे, न्याय दे। उससे ये विश्वास आना चाहिए कि जो देश की सेवा में अपने आप को लगाता है, उसके परिवार, उसका खुद का सम्मान, पूरा देश उस पर गर्व करके उसको सम्मान देता है। ये भावना की बात है, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। अंत में मैं कर्नल तलवार साहब, पूरी टीम, विज सर नहीं थे, चले गए थे बीच में, सर सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आपके पास आके बड़ा अच्छा लगता है। 8 points more.